स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की अकाउंटेंसी और क्लास 11 की अकाउंटेंसी में हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसके दो पार्ट हो चुके हैं, ये तीसरा और आखिरी पार्ट है। और थर्ड चैप्टर हमारा है क्या? थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड आईएफआरएस। तो अब देखते हैं इसमें जो प्रिंसिपल्स बचे थे उन प्रिंसिपल्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सा प्रिंसिपल है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट में जो भी हम एसेट्स खरीदते हैं, जो परचेज प्राइस होता है उस एसेट्स का, उसी प्राइस पे हम एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं, ना कि उस वैल्यू पे जो वैल्यू चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। किसी एसेट्स की वैल्यू चेंज हो रही तो उस चेंज वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे। तो हम इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कोई भी एसेट्स अगर है तो उसे हम उसके कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे दिया अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कॉन्सेप्ट an asset is recorded in the books of account at the price paid to acquire it। यानी कोई भी एसेट्स अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो उस एसेट्स के लिए जो प्राइस हमने पे किया था उसी प्राइस पे हम उस एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे। एंड द कॉस्ट इज द बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ऑफ द एसेट। अब बात आती है कि अगर यहाँ पे हम सिर्फ कॉस्ट पे उसी प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे तो फिर डेप्रिसिएशन भी हमने पढ़ा था, जो एसेट्स की वैल्यू को रिड्यूस करता है और फिर हम उसे बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो डेप्रिसिएशन के थ्रू तो एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, कम होगा, लेकिन जब रिकॉर्ड किया गया होगा तो उसे कॉस्ट प्राइस पे, उसी प्राइस पे जिस प्राइस पे परचेज किया उसी पे रिकॉर्ड किया जाएगा। अब जैसे मान लो कुछ दिन के बाद उस एसेट्स की वैल्यू चेंज हो गई तो उस वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और ऐसा इसलिए होता है कि जिससे उसमें कोई गड़बड़ी ना हो सके, कोई हम गड़बड़ ना कर सके। एक प्राइस पे रिकॉर्ड कर लिया, अब उस पे एक एस्टिमेटेड वैल्यू की रेट से एसेट डिक्रीज होता जाएगा डेप्रिसिएशन के थ्रू। ठीक है, हम उसमें ये नहीं कि मार्केट में मान लो वैल्यू 100 रुपए बढ़ी, हम 500 रुपए बढ़ा के दिखा दे तो पर्सनल बायस वहां पे आ जाएगा कि अपने एसेट्स को हम ज्यादा शो कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब ये मैचिंग कॉन्सेप्ट हमारा जो है ये हमारे अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अब अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल पे कैसे बेस्ड है? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो लाइफ ऑफ एंटरप्राइज है उसको स्मॉलर पीरियड में ब्रोकन किया जाता है, तोड़ा जाता है। किस लिए किया जाता है? कि जिससे हम अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस को करेक्टली डिटरमाइन कर सके। एक पर्टिकुलर पीरियड पे टाइम टू टाइम एक रेगुलर इंटरवल पे हम उसके परफॉर्मेंस को मेजर कर सके। तो अब परफॉर्मेंस मेजर करने की बात जब आ गई अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल में, जिसलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाया गया, तो वो कैसे जो है कंप्लीट होगा, वो हमारा प्रिंसिपल कैसे फॉलो होगा, तो उसके लिए मैचिंग प्रिंसिपल भी है। अब मैचिंग प्रिंसिपल में क्या है कि जिस ईयर का रेवेन्यू हो उसी ईयर के एक्सपेंस से उसे मैच कराया जाए, जिससे हम करेक्ट प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन कर सके। दिया क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द एक्सपेंसेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड आर मैच्ड अगेंस्ट रिलेटेड रेवेन्यूज रेदर देन कैश रिसीव्ड और कैश पेड। अब जो भी कैश रिसीव किया, जो पे किया, जो भी हमारा टोटल रेवेन्यू है उसमें से टोटल एक्सपेंसेस उसी ईयर का जो है मैच कराया जाएगा अपने बिजनेस के करेक्ट प्रॉफिट या लॉस को डिटरमाइन करने के लिए। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इस साल हमारा सेल हुआ 1 लाख रुपीस का। सेल कितने का किया? 1 लाख रुपीस का। और एक्सपेंसेस हमारा हुआ टोटल 80,000 का। अब हम ये कह दें कि इसमें से नेक्स्ट ईयर का कुछ पैसा हमने क्या किया था? एडवांस पे कर दिया। एडवांस मान लो हमने कितना पे किया था? 10,000। तो ये जो 10,000 एडवांस पे किया, मान लो ये 2018 का दिखा रहा है। अब 2018 के एक्सपेंस में हमने 10,000 नेक्स्ट ईयर के लिए पे किया, तो ये नेक्स्ट ईयर का हुआ। अब नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस होना चाहिए, तो अगर हम यहाँ पे इसको डायरेक्टली माइनस करेंगे तो जो भी प्रॉफिट मिलेगा 20,000 मिलेगा। और जबकि ये 10,000 अगर हमने एडवांस में ना दिया होता तो करेक्ट ईयर का प्रॉफिट कितना शो करता? 30,000 शो करता। ठीक है, तो इसीलिए मैचिंग प्रिंसिपल बना कि जो भी रेवेन्यू हमने इस साल अर्न किया है उसमें सिर्फ इसी साल के एक्सपेंसेस को माइनस किया जाए, यानी करेंट ईयर के एक्सपेंसेस को मैच कराया जाए, जिससे हमारे बिजनेस का करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन हो सके। नेक्स्ट हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, ड्यूअल एस्पेक्ट और ड्यूलिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्या है? ड्यूअल एस्पेक्ट और ड्यूलिटी प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं
तो उस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। अब देखिए, जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए आपका बिजनेस स्टेशनरी का है, तो अगर आप बुक सेल कर रहे हैं तो उसके बदले आपको पैसा भी मिल रहा है, मतलब गुड्स आपका जा रहा है और उसके बदले पैसा आ रहा, तो दो एस्पेक्ट हो गए। आपने किसी को पेमेंट किया तो आप पैसा दे रहे हो और सामने वाला पैसा ले रहा है, रिसीवर हुआ, और आप पैसा दे रहे हो, पैसा आपके बिजनेस से जा रहा है, ठीक है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो उसके दो एस्पेक्ट होंगे, एक एस्पेक्ट होगा डेबिट और दूसरा एस्पेक्ट होगा क्रेडिट, ठीक है। तो हम क्रेडिट को भी रिकॉर्ड करेंगे और डेबिट को भी रिकॉर्ड करेंगे, और जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उसके दो एस्पेक्ट होंगे। ये बताता है हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट और ड्यूलिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। अब रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट, revenue is considered to have been realized when a transaction has been entered। मतलब कोई भी रेवेन्यू एज अ रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज किया जाएगा? जब वो ट्रांजैक्शन बिजनेस में एंटर होगा, जैसे ही एंटर हुआ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज माना जाएगा, ठीक है। into and the obligation to receive the amount has been established। अब देखिए, ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कोई भी रेवेन्यू हम तभी एज अ रेवेन्यू कंसीडर कर लेंगे जब वो बिजनेस में हमारे एंटर हुआ होगा, ना कि तब जब उसका सेटलमेंट हो रहा है, ठीक। सेटलमेंट जब होगा तब हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे कि हाँ उसका पेमेंट रिसीव हुआ। जैसे मान लीजिए हमने सेल किया, अब सेल हमने आज किया क्रेडिट में, उधार में सेल कर दिया, बेच दिया, तो जिस दिन हमने बेचा उसी दिन हम उसे एज अ रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। अब जब पैसा मिलेगा तो दिखा देंगे कि हमको पैसा मिल गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आती है, ध्यान रखिएगा कि रेवेन्यू का रिकॉग्नाइज होना और पैसा मिलना दोनों अलग अलग चीजें हैं। कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज मतलब रेवेन्यू जनरेट हुआ है, पैसा मिला नहीं, और पैसा मिलना अलग टर्म है कि उस रेवेन्यू जो जनरेट हुआ था उसका पैसा हमें मिल गया, दोनों अलग है, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है? वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। लास्ट है द वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट होल्ड्स दैट अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। मतलब पर्सनल बायस उसमें नहीं होना चाहिए कि हम अपने फायदे के लिए जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करें, ठीक है, वो गलत प्रिपेयर कर दें, अपनी पोजीशन या परफॉर्मेंस को गलत दिखा दें, ठीक है। यानी कि कोई भी अगर हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें तो एविडेंस के साथ रिकॉर्ड करें जो वेरीफिएबल हो, जो वेरीफिएबल हो, उसमें कोई भी पर्सनल बायस इन्वॉल्व ना हो। ऐसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें जिसका एविडेंस अवेलेबल हो, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाए। कोई फालतू का या चीटिंग के पर्पज से या जो है बेईमानी के पर्पज से कि हम अपने प्रॉफिट को बहुत ज्यादा दिखा दें, अपने एसेट्स को बहुत ज्यादा दिखा दें, है ना, जबकि उसका एविडेंस हमारे पास है नहीं, वो वेरीफिएबल नहीं है। अब कोई मशीनरी हमने 10 साल पहले खरीदी थी, उसकी वैल्यू घट के 1 लाख हो गई, हम उसकी वैल्यू अभी भी 5 लाख रुपए दिखाएं जबकि मार्केट में 7 लाख रुपए में नहीं आ रही है, तो इस तरीके का ट्रांजेक्शन वहां पे नहीं रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये तो था हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है 2 पॉइंट है, बस उसका बेसिक जानना है, बाकी उसमें कुछ है नहीं कि उसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा जाए, वो आपके 11th में इतना भी डीप में कोई पूछा नहीं जाता है। तो देखिए क्या है, आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है क्या, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? सेट ऑफ गाइडलाइंस, सेट ऑफ गाइडलाइन होता है। मतलब जो अकाउंटिंग के लिए हमें गाइडलाइन दिए गए होते हैं, जो रूल्स बनाए गए होते हैं, उसका एक पूरा सेट है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर अ सेट ऑफ गाइडलाइंस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? सेट ऑफ गाइडलाइंस है। दैट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब कि ऐसा अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हर जगह एक्सेप्टेबल है, हर कोई जिसको फॉलो करता है और करना चाहिए। दैट आर फॉलोड फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और उसको फॉलो किसके लिए किया जाता है? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में इसको फॉलो किया जाता है और उसको प्रेजेंट करने में इसको फॉलो किया जाता है। और नेक्स्ट है हमारा लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का, IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अब ये क्या है?
इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स are a set of accounting standards developed by the International Accounting Standard Board, the International Accounting Standard Setting Body। अब देखिए इसमें क्या है, IFRS हमारा क्या है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा ये प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कहां से आया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में प्रिंसिपल्स दिए गए थे, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहां से आया, IFRS से आया, जिसने एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड बनाया। जिसको किसने बनाया, सेट ऑफ स्टैंडर्ड जिसने बनाया, ठीक है। और उसके अंदर हमारे प्रिंसिपल आते हैं जिसे हमें अकाउंटिंग में फॉलो करना होता है। तो ये हमारा था थर्ड चैप्टर, पूरा कंप्लीट हो गया है। और अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो पहले के पार्ट्स को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपना फोर्थ चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू।